खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। अग्रिकलान मागाम में मुश्तबा शय पाई गई है। श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर यह मुश्तबा शय पाई गई है। फौज, सीआरपीएफ और पुलिस मौके पर मौजूद है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। सुरागरसा कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें, यह खबर जम्मू कश्मीर के अग्रिकलान मागाम से है, जहां पर मुश्तबा शय पाई गई है। ये शय श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर पाई गई है। फौज, सीआरपीएफ और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। तलाशी जारी है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, शुरू हो चुका है। और वहीं जो है सुरागरसा कुत्तों का भी इस्तेमाल इस सर्च ऑपरेशन में किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मुनीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर, इस पूरे मामले पर तफसीलात बताएं। देखिए मुनज़्ज़ा, सुबह सवेरे से ही जिस तरीके से ये श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे हैं, जहाँ पे सयाहों का राज भी होता है, और यहाँ पे अग्रिकलान मागाम के मुकाम पर यहाँ पे साइड में 3 राइस कुकर जो है वो एक बेडशीट में पाए गए हैं। और जो ही जब सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे जब गश्त कर रही है तो उनको जब वो मिले हैं तो उन्होंने उसके बाद फौरन यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी आई, पुलिस आई और सीआरपीएफ आई और उन्होंने पूरे इस इलाके को कॉर्डन में रखा है। और जो ट्रैफिक है उसको वहां पे रोक दिया गया है थोड़ी देर के बाद। और उसके बाद जब सुरागरसा कुत्तों का भी इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे इसके साथ साथ जो बम स्क्वाड है बडगाम से उनको तलब किया गया है। और बाद में जब उन 3 राइस कुकर थे, जब उनकी तलाशी लिए थे वो खाली पाए गए हैं। और अभी जस्ट 5 मिनट पहले यहाँ पे सारा ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया और उसमें वो खाली पाए गए हैं वो तीनों जो राइस कुकर थे। और फौज ने उनको अपने साथ लिया है और ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है और उसमें कोई ऐसी शय मौजूद नहीं थी। नजर किसी तरह की कोई ऐसी शय नहीं मिली है। और इस पूरे मामले पर सिक्योरिटी फोर्स जो है तमाम तरह इलाके का मुहासरा भी कर रहे हैं। मुनीर, बेहद शुक्रिया आपका। वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। टोक्यो ओलंपिक से यह अहम खबर है। आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तानी हॉकी टीम ने तारीख रकम कर ली है। सेमीफाइनल में खवातीन की हॉकी टीम पहुंच चुकी है। मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने खवातीन की हॉकी टीम को मुबारकबाद दी। अनुराग ठाकुर ने खवातीन की हॉकी टीम को मुबारकबाद दी है। मरकजी वजीर खेल ने ट्वीट करते हुए मुबारकबाद दी। खवातीन की हॉकी टीम टोक्यो में तारीख रकम कर रही है। हम ओलंपिक्स में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। अनुराग ठाकुर का कहना, मर्दों की हॉकी टीम ने कमाल किया है। काफी बड़ी खबर यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक से हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर, और जिससे तमाम तर हिंदुस्तानियों का दिल जो है काफी खुश हो गया है। सेमीफाइनल में खवातीन की हॉकी टीम पहुंच गई है। वहीं मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने खवातीन की हॉकी टीम को मुबारकबाद दी। महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल्स पहुंचना ओलंपिक्स में, वो भी हॉकी जैसे गेम में, बड़ी गेम है और बड़ी जीत है। तो हमने शुरू में कहा था, जब हम हमारे हॉकी के प्लेयर्स मेंस वुमेन्स बेंगलोर में ट्रेनिंग करते थे, हम मिलने जाते थे और कलिंगा स्टेडियम में उनके गेम के लिए में जाते थे, तो जितना भी इंटरेक्शन करते थे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था और हमको पूरा यकीन था कि सेमीफाइनल्स तक हम जरूर पहुंचेंगे। अब इससे आगे बस 2 स्टेप्स है, लेकिन सेमीफाइनल्स पहुंचना ही अपने आप में इतिहास है। दोनों टीमें, आप सोचिए 49 इयर्स बाद इंडिया सेमीफाइनल खेल रहे हैं। 80 ओलंपिक्स में तो राउंड रॉबिन लीग सिस्टम था, सीधे फाइनल पहुंचे, लेकिन सेमीफाइनल्स 49 इयर्स बाद इंडिया सेमीफाइनल्स खेल रहे हैं ओलंपिक्स में। हॉकी के हमारे दोनों ही टीम्स ने जो शानदार प्रदर्शन किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और अगले आने वाले बहुत महत्वपूर्ण मैचेस के लिए भी 135 करोड़ भारतीय की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में अमन कानून और नक्सल के मसाइल को लेकर के वज़ीर शिवराज सिंह बड़ी मीटिंग बुलाई है। मीटिंग का इनेकाद मंत्रालय में होगा। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी,
डीजीपी और महकमे दाखिला के आला अफसरान शामिल होंगे। वहीं मीटिंग में रियासत में अमन कानून की सूरत हाल, नक्सल के मसाइल, सरहदी अजला और दीही इलाकों में बढ़ते जराइम के मामले, गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की जाने वाली शराब, गुंडा एक्ट जैसे मौज़ूआत पर बात होगी। वाज़ेह है कि मरकजी वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बाद वज़ीर आला शिवराज सिंह ने मंत्रालय में अहम मीटिंग तलब की है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने बढ़ती हुई महंगाई के लिए नेहरू खानदान को जिम्मेदार ठहराया है। विश्वास सारंग का कहना है कि 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो तकर्री की थी, उसी की गलती के सबब मुल्क की मईशत तबाह हुई है। विश्वास सारंग ने मुल्क की मईशत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी की कोशिशों की न सिर्फ तारीफ की है, बल्कि उसे एक स्टडी मॉडल से ताबीर किया है। वहीं कांग्रेस ने वजीर विश्वास सारंग के बयान को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें बच्चों की किताबें जारी की है कि वो उसे पढ़ लें तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुल्क की मईशत किसने कहां पहुंचाई है। बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के जवाब क्या कुछ है, आप भी सुनिए। क्योंकि इस देश की आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई एक दो दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव एक दो दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने तो पिछले 6-7 सालों में इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को युक्तियुक्तकरण किया। उद्योगपति तो समावेशित रहे ही, पर उसके साथ साथ गरीब जनता का भी समावेश अर्थव्यवस्था में हो। इस देश की अर्थव्यवस्था में जो सुदृढ़ीकरण नरेंद्र मोदी जी के समय हुआ है, वो अपने आप में दुनिया के लिए एक स्टडी मॉडल है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी लीडरान जो है किसी ऐसी चीज के लिए जो इस वक्त में हो रही है, इस दौर में हो रही है, और उसके लिए जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू को ठहराते हैं। कि अवाम को उन बुनियादी मसाइल से दूर रखना जिससे वो जो है नबोदात्मा है। यहाँ इस वक्त महंगाई की बात हो रही है और महंगाई की बात जो जिम्मेदारी करार दी जा रही है आज से 70-75 साल पहले के लीडरान को। बुनियादी सवाल वो है कि अगर उस वक्त इस तरह की पॉलिसी अगर थी, अगर कोई चीज थी, तो इस वक्त जो लोग हुकूमत में है वो क्या कर रहे हैं। अगर वो जो है मोदी हुकूमत को जिम्मेदार बता रहे हैं कि उनकी जो मईशी पॉलिसी है वो जो है स्टडी की जानी चाहिए, तो सवाल ये है कि इस वक्त जो महंगाई हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या सिर्फ इस बात से जो है छुटकारा मिल सकता है कि 70 साल पहले की जो पॉलिसी थी उसको जो है मर्ज़ इल्जाम ठहरा कर हम अपने आप अपना दामन बचा लेंगे। हुकूमत जो है इस वक्त जो बयान दे रही है उस बयान पर ही जो है कांग्रेस और बीच जैसा जारी है जी। क्योंकि मध्य प्रदेश वजीर विश्वास सारंग का कहना है कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले से पंडित नेहरू ने जो है मईशत को लेकर जो बयान दिया था, उस वक्त की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से ही जो है तमाम महंगाई बढ़ रही है। और उस वक्त अगर गांधी जी के नुक्ता नजर पर काम किया गया होता तो आज हिंदुस्तान में मईशी हालत जो है इस तरह की नहीं होती। और उसका ये भी इल्जाम है कि कांग्रेस के लोग अगर महंगाई को लेकर एहतजाज करें तो उनको 10 जनपद पर एहतजाज करना चाहिए, न कि कहीं और एहतजाज करना चाहिए। वहीं पर कांग्रेस ने उस पर जो है जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस ने हुकूमत के वजीर को जो है बचकाना बयान दिया है और उसका किताबें भी भेजी हैं कि वजीर को चाहिए कि बच्चों की जो किताबें हैं उसमें पढ़ने की माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर और दूसरी मईशी पॉलिसी को लेकर पंडित नेहरू की पॉलिसी क्या थी और वो निसाब का हिस्सा कैसे बनी है। मुनज़्ज़र बिल्कुल मेहताब, और बीजेपी लीडरान फिर भूल जाते हैं कि मनमोहन सिंह की हुकूमत भी आई जिसमें मईशत काफ़ी बेहतर हुई और हमने देखा था कि जीडीपी जो है आगे जा रही थी। ये तो जब बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, उसके बाद ही हमने इतना ज़्यादा ड्रॉप देखा है इकोनॉमिक हिस्ट्री में पूरे मुल्क की। मुनज़्ज़र जो है जैसा कि मैंने बताया कि तमाम जो बुनियादी मसाइल हैं उससे आवाम की तवज्जो को हटाकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं ताकि लोग ये भूल जाए और आवाम जो है उस सियासत की जो उलझन है उसमें जो है फंसी रहे। बयान इसीलिए दिया जाता है ताकि लोग ये ना पूछें कि पिछले जो है मध्य प्रदेश की अगर 16 महीनों की शिवराज सरकार की जो हुकूमत है वहाँ पर कोरोना के कहर में कितने लोगों की जो है अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा, महंगाई सातवें आसमान पर क्यों पहुंच रही है। वहां पर ऐसे बयान देना है ताकि लोग सियासत की जो अंधी गली है
उसमें उलझे रहे और अवाम जो है उसके बीच में ही अपने बुनियादी मसाइल को भूल जाए कि वो बुनियादी वजह क्या है, महंगाई क्यों बढ़ रही है। अब सिर्फ जो है इस बात के लिए ध्यान देना कि 15 महीने की कमलनाथ हुकूमत की इतनी महंगाई बढ़ी, पंडित नेहरू जिम्मेदार है, तो मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है इस पर बयान देने की जरूरत है। इस पर जो है व्हाइट पेपर जारी करने की जरूरत है कि चाहे मरकजी हुकूमत हो या मध्य प्रदेश की हुकूमत है, इसमें महंगाई को रोकने के लिए क्या इकदाम किए हैं। और फिर यही नहीं, जब महंगाई की बात करते हैं, डीजल और पेट्रोल की बात करते हैं, तो मनमोहन सिंह की हुकूमत की जैसे आपने मिसाल दी, उस वक्त जो है नेशनल एक्साइज जो टैक्स लगता था वो 9% था। इस वक्त अगर जो 34% लग रहा है तो वो सेंट्रल एक्साइज जो ड्यूटी है उस पर जो बहस होनी चाहिए कि अगर एक हुकूमत में जिसकी बात की जा रही है 2013-14 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है 9% थी, तो इस वक्त 34% को, अगर उसमें 34% को जो है 9% से बढ़ा के 15-20% भी कर दिया जाए तो भी महंगाई बहुत कुछ कम की जा सकती है, लेकिन उस पर बात नहीं की जा रही है। बिल्कुल मेहताब आलम, और यहाँ पर जो है बीजेपी लीडरान जिस तरह की सोशल मीडिया पर बातें होती है उनको अमलाते हुए इस तरह के बयान जो है दे रहे हैं और जो असल मुद्दे हैं उनसे लोगों को भटकाने की कोशिश हो रही है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पार्लियामेंट की कार्रवाई जारी है। राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लोकसभा में पीवी सिंधु को मुबारकबाद दी गई। तो लोकसभा की कार्रवाई जारी है, राज्यसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। वहीं लोकसभा में पीवी सिंधु को उनकी जीत पर मुबारकबाद पेश की गई। आगे बढ़ते हैं, मुल्क में कोरोना के मामलों में फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि 36,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। वहीं इस दौरान 422 मरीजों की मौत हुई है। पूरे मुल्क में 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद है और अब तक कोरोना से 4,24,000 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लाख से ज्यादा मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर की गति धीमी पड़ने के बाद एक बार फिर मामले रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में बात करें तो 40,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 422 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 85 मामले नए आए हैं और एक कोविड पेशेंट की डेथ हुई है। तो जिस तरीके से मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, ये सरकार के लिए चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी है कि मामले दोबारा बढ़ने लगे हैं, क्योंकि मामले जब घटे थे तो तमाम रियायतें सरकार की तरफ से दी गई थी। उसके बावजूद अब जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, वही एक्सपर्ट तीसरी लहर की संभावना जता रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से लोगों से ये बार बार अपील की जा रही है कि SOPs का पालन करें और कहीं ना कहीं बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। तो लोगों को सोचना होगा कि वो SOP का पालन करें और किसी भी तरीके की लापरवाही करके कोरोना की तीसरी लहर को आने का बुलावा यहाँ पर ना दें। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तेलंगाना के वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद के मासाहिब टैंक DSS भवन में मुहर्रम के इंतजामात के हवाले से जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास से खिताब करते हुए वज़रा ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता साल मुहर्रम की तक़रीबात की इजाज़त नहीं थी। तक़रीबात को महदूद अंदाज में तरतीब दिया गया था, ख़ास तौर पर हाथी के जुलूस और इंतजामात का एहतमाम नहीं किया गया। ताहम इस साल कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है, लिहाजा मुहर्रम की तक़रीबात को रवा साल मुनक़िद किया जाएगा। वज़रा ने शिया तंजीमों के नुमाइंदों को यकीन दिलाया है कि हुकूमत तेलंगाना तमाम मुहर्रम तक़रीबात के दौरान इंतजामात करेगी। वहीं तेलंगाना हुकूमत के मुशीर AK खान महकमे पुलिस, सेहत और तिबी, फायर सर्विसेज, पानी, बिजली, बल्दियात और दीगर की तैयारियों का जायजा लेंगे। मुल्क भर में 19 अगस्त को मुहर्रम का एहतमाम किया जाएगा। कोरोना इन्फेक्शन के पेश नज़र हुकूमत की तरफ से यूपी में मुहर्रम के लिए हिदायत जारी की गई है। यूपी में कोरोना इन्फेक्शन के खतरे के पेश नज़र इस साल मुहर्रम में ताज़िया और जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अब हुकूमत की तरफ से जारी सर्कुलर पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। शिया आलमदीन कल्ब जवाद का इल्ज़ाम है कि महकमे पुलिस ने सर्कुलर में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। इसके साथ सीनियर शिया आलमदीन मौलाना कल्ब जवाद ने यूपी की मुहर्रम कमेटियों को किसी भी पुलिस मीटिंग में शिरकत न करने का हुक्म जारी किया है। उनका मुतालबा है कि पहले DGP को अपना बयान वापस लेना होगा, उसके बाद ही किसी भी किस्म की बातचीत मुमकिन होगी। मौलाना कल्ब जवाद ने
बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा लगता है मुहर्रम के बारे में गैर मुहज़्ज़ब बयान डीजीपी का नहीं बल्कि अबू बकर बगदादी या उसामा बिन लादेन का लगता है। वाज़ेह रहे तमाम शिया उलमा ने यूपी डीजीपी के जरिए जारी करदा सर्कुलर को वापस लेने और मुसव्विदा बनाने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। तो इसमें मुहर्रम जो हमारा पाक व मुक़द्दस जो महीना है और जिसमें इंतहाई मुक़द्दस और पाकीज़ा प्रोग्राम होते हैं और इंतहाई पुरअमन प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए बहुत ही गलत लफ्ज़ें इस्तेमाल की गई हैं इसमें, और उसको बहुत ज़्यादा उसका इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई है। और ऐसा लगता है कि इन्हें हमारे डीजीपी साहब ने मुहर्रम की जो रूह है और उसकी जो स्पिरिट है उसको समझे बगैर ये बयान जारी कर दिया है। और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि वहाँ हुड़दंग होता है और बदतमीजियाँ होती है, ये होता है, जबकि वो शौक का त्यौहार है। ये वो त्यौहार नहीं है जिसमें भंग पी के कोई भंगड़े नाच रहे हो या शराब पी के कोई नाच रहा हो। ये वो त्यौहार नहीं है, ये सिर्फ शौक का त्यौहार है। इमाम हुसैन की शहादत का शौक मनाया जाता है। इसमें कोई हुड़दंग नहीं होता, किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं होती है, बल्कि इंतहाई पुरअमन तरीके से मुसलमान जो है शिया सुन्नी दोनों ये इस प्रोग्राम को मनाते हैं और इमाम हुसैन का वो गम मनाते हैं। ये बहुत ही गलत बयान डीजीपी साहब की तरफ से दिया गया। ये ऐसा लगता है कि यूपी के डीजीपी ने बयान नहीं दिया है, बल्कि ये लगता है कि अबू बकर बगदादी ने बयान दिया है। ये लगता है कि किसी बिन लादेन ने बयान दिया है, ये कि जो शियों के अगेंस्ट है, बिल्कुल शियों के बिल्कुल खिलाफ बयान दिया गया है। और इससे बहुत बड़ा भरम पैदा हो जाएगा और जो है इमेज जो है वो मुहर्रम के प्रोग्राम जो है वो खराब होगी और इससे शिया सुन्नी पूरे यूपी में शिया सुन्नी तनाव पैदा हो गया है। जो कल डीजीपी साहब की तरफ से उनके ऑफिस से गाइडलाइन नहीं बल्कि हिदायत मुहर्रम को लेके जो उससे तमाम मुताल्लिक़ पुलिस महकमे हैं उनको दी गई हैं, उसमें मैं ये समझता हूं क्योंकि ये ड्राफ्ट जो है डीजीपी साहब की तरफ से तो नहीं होगा, ये उनके ऑफिस के लोगों ने किया होगा। जो ड्राफ्ट किया गया है, जो लैंग्वेज यूज की गई है, उसके ऊपर पूरे शिया समुदाय को, पूरी हमारी कम्युनिटी को, पूरी कौम को एतराज है। उसमें जिस तरीके से बातें की गई हैं, तबर्रे को लेकर बात की गई है, उसमें जिस तरीके से जानवरों का तस्करा किया गया है, ये नहीं जिसको ये कहा जाए कि 40 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े गए हैं। मैं तो कहता हूं कि ये ड्राफ्ट करवाने वाला जो है वो खुद चाहता है कि अमन व अमान खराब किया जाए। इसकी मैं ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के ज़रिए से ज़बरदस्त तरीके से मदम्मत करता हूँ, और ख़ाली मदम्मत ही नहीं करता हूँ बल्कि ये जो पूरी गाइडलाइन जो डीजीपी साहब की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर, जैसे लगता है कि उनके किसी वहाबी मित्र ने बैठ के इस पूरे सर्कुलर को तैयार किया है। लिहाजा ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड इस पूरी गाइडलाइन का भरपूर तरीके से विरोध करता है, और ख़ाली विरोध ही नहीं करता है। कल यानी 2 अगस्त को शाम को 5 बजे ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के ऑफिस बेरर्स की एक मीटिंग अवध पॉइंट पर मुनक्किद की गई है, जिसके अंदर इसको ऊपर गौर किया जाएगा। जैसे ही यूपी असेंबली इंतखाबात तक करीब आ रहे हैं, बीएसपी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की पूरी कोशिश कर रही है। मायावती अब यूपी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए एक बार फिर ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं, लेकिन वो पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि बीएसपी असेंबली इंतखाबात में किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। अब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि बीएसपी अपने बलबूते पर यूपी इलेक्शन लड़ेगी। सतीश चंद्र मिश्रा का कहना है कि पार्टी माजी में कई मौके पर वाज़ेह कर चुकी है कि वो तन्हा इंतखाबी मैदान में उतरेगी। बीएसपी किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी यूपी में अपने तौर पर इलेक्शन लड़ के हुकूमत बनाएगी। साथ ही सतीश मिश्रा का कहना है कि योगी हुकूमत में रियासत के ब्राह्मणों पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि कानपुर के बिकरू केस में कई बेगुनाह लोगों को फंसाया गया। दिल्ली में बारिश और यमुना नदी से मुंसलिक डैम से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना के सतह में इजाफा देखा जा रहा है। रोजाना तमन्ना नदी का पानी कई इंच तक बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सतही इलाके में
रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। बड़ी तादाद में लोगों को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था, लेकिन बारिश और आंधी की वजह से लोगों को वहां भी राहत नसीब नहीं हो सकी। दिल्ली इंतजामिया कोशिशों में मसरूफ है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।